Our next topic is functions. So this word function was introduced by Leibniz. Leibniz sounds like a German name. Leibniz. इसका मीनिंग क्या होता है functions? The meaning of the word function has since undergone many stages of generalization. Roughly speaking, a function is a law of correspondence under which to each element of one set there corresponds one and only one element of another set. मतलब सेट ए और सेट बी दो सेट है हमारे पास, उन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स है उनके बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन एग्जिस्ट करता है सच दैट फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सेट बी से एसोसिएटेड है, करस्पॉन्डेंस शेयर करते हैं, तो वैसे रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट किसी ना किसी सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन रखने ही चाहिए, तो ही वो रिलेशन फंक्शन होगा। चलो पहले एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक सेट है, सेट ए बी सी, सेट बी है 3 11 17 21 24। तो हमने ए को 17 के साथ एसोसिएट किया। ए इज एसोसिएटेड विद 17। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एसोसिएशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए इज एसोसिएटेड विद 11, B is associated with 21, and C is associated with 3. In this association, each element of A has been associated with some element of B. हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। मोर ओवर उससे ऊपर या apart from this, no element of A has been associated with more than one element of B. अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल था। इसका मतलब ये लोग यहाँ पे, लेट मी शो यू, ये जो हमने बोला ना कि इफ वी एसोसिएट ए विद 17 वी राइट ए एसोसिएटेड विद 17, ये एक एग्जाम्पल दिया था वो लोग ने। ठीक है, तो इसको थोड़ा साइड में रखो, बट एग्जाम्पल वो लोग ने एक्चुअली जो कंसिडरेशन किया है वो यहाँ पे कि A is associated with 11, B is associated with 21, C is associated with 3. A, B और C सेट A के एलिमेंट्स है, 3 11 17 21 24 सेट B के एलिमेंट्स है, और हर एक एलिमेंट A का सेट B के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, और कोई भी एलिमेंट A का एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। बी के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट ए का एसोसिएटेड नहीं है। सच एन एसोसिएशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी। फंक्शंस आर यूजुअली डिनोटेड बाय एफ जी एच, ऐसे लेटर से हम फंक्शन को डिनोट करते हैं। अभी समझ में आया फंक्शन कब होता है? एक रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है? एक रिलेशन फंक्शन तभी कहलाता है जब सेट ए के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ सेट बी से करस्पॉन्डेंस रखते हैं, कनेक्टेड है, एसोसिएशन रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, और सेट ए के कोई भी एलिमेंट सेट ए का एक से ज्यादा एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ एसोसिएशन, रिलेशन या फिर कनेक्शन नहीं रखता। एक से ज्यादा के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए सेट ए का एलिमेंट किसी भी सेट बी के एलिमेंट के साथ, तब जाके इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं फंक्शन को, एक तो डिनोट हमने किया एफ जी एच से, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज एफ, फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी, और फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, और फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसे करके लिखना है। इफ फंक्शन एफ इज फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी वी राइट इट लाइक दिस। समझ में आया तुम्हें फंक्शन क्या है? चलो आगे बढ़े। सो वी राइट, ये तो हमने पढ़ दिया।
The set A is said to be the domain of the function and set B is said to be the range space or simply range of the function. Set A domain है और set B range space या फिर range. The element y of set B which is associated with element x of set A is usually denoted by f of x. f of x function of x. मतलब set B में जो भी एलिमेंट्स है, सेट बी में जो भी एलिमेंट्स है वो अगर सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स. वो एलिमेंट सेट ए के वो दूसरे सेट ए के पर्टिकुलर एलिमेंट का फंक्शन है. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 11 था, सॉरी ए था. ए सेट ए में बिलोंग करता है, कैपिटल ए में. और ए किसके साथ एसोसिएटेड है? 11 के साथ. किसके साथ एसोसिएटेड है? 11 के साथ. मतलब हम बोल सकते हैं 11 इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल ए. 11 इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल ए. ठीक है. या फिर ऐसे बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 11 या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू 11. f ऑफ x, इसमें x की वैल्यू क्या होगी? x इज बेसिकली अ डोमेन. मतलब अगर तुमने अपने फंक्शन में डोमेन डाला तो तुम्हें क्या मिलेगा? रेंज मिलेगा. तो हमेशा याद रखना रेंज आउटकम होती है. फंक्शन एक मशीन है जिसमें तुम इनपुट कुछ सामान डालते हो और मशीन के आउटपुट में तुम्हें कुछ और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मिलते हैं. ठीक है. तो इनपुट क्या होता है? तुम्हारा डोमेन. आउटपुट में तुम्हें मिलती है रेंज. ए डाला फंक्शन में, हमें 11 मिला, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 11 हो गया. एक्स की वैल्यू ए. ठीक है. और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 11 ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा. एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 11, ये भी करेक्ट है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 11, ये भी करेक्ट है. वाई इज इक्वल टू 11, ये भी करेक्ट है. मतलब रेंज को एग्जिबिट करने के तरीके हैं, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं. द एलिमेंट एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स और द इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ. द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ is called the range or image set of the function. वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब ये जो वैल्यू आई ना एफ ऑफ एक्स की, ये वाली वैल्यू 11. ठीक है. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स. एक्स की वैल्यू क्या है? ए. द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए बिकम्स 11 इन द प्रीवियस एग्जाम्पल. ठीक है. So the element f of x is said to be the value of the function f at x or image of x under f. Image of x under f, इसको समझ लो. तो ये जो तुम्हें 11 दिख रहा है ना, ये इमेज है. किसकी? डोमेन की इमेज. या ये जो डोमेन है ना, इसको हम प्री इमेज भी बोलते हैं. डोमेन का और एक नाम है प्री इमेज. रेंज का और एक नाम है इमेज. ठीक है. सो इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f इज 11 एंड वेयर x इज इक्वल टू a. जब x की वैल्यू a है तो उसकी इमेज क्या हो जाती है? 11 अंडर द फंक्शन f. द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ f इज कॉल्ड द रेंज. तो ये कौन सा सेट हो गया? 11 एक हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 3 हो गया. तो 11, 21 और 3 ये क्या है? द सेट ऑफ इमेजेस. अब तुम इसमें देख रहे हो कि इसमें 3 है, 11 है, 21 है, 17 नहीं है, 24 नहीं है. तो 17 और 24 तो था सेट बी में. तो ये जो सेट है दैट इज द सेट ऑफ कोडोमेन. कोडोमेन भी बोल सकते हैं उसको, हमने पढ़ा है ये पहले रिलेशंस. द एलिमेंट x टू विच is associated f of x itself is called the pre-image of f of x. मतलब डोमेन को हम प्री इमेज भी बोलते हैं. इन द एग्जाम्पल कंसिडर्ड अबाउ, a is equal to abc is the domain, b is equal to 3, 11, 17, 21, 24 is the range space and the set 11, 21, 3 is the image set or range of the function f. ये रेंज स्पेस को हम लोग कोडोमेन भी बोल सकते हैं. ठीक है. लेट x and y be two non-empty sets. ठीक है. हमने एक यहाँ पे एक थियरम ली है छोटी सी, देखते हैं इसका क्या एप्लीकेशन.
let x and y be two non-empty sets. A function f defined from x to y is a rule or a collection of rules which associates or associate to each element small x in the set capital X a unique element y in the set capital Y. मतलब फंक्शन दो सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में फंक्शन f को अगर तुम्हें डिफाइन करना है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स x और y के बीच में अगर तुम्हें फंक्शन f को डिफाइन करना है, तो वो फंक्शन एक रूल होना चाहिए जो सेट x कैपिटल X के हर एक एलिमेंट को सेट y के हर एक एलिमेंट के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट करे, एसोसिएट करे. ठीक है, सिंबॉलिकली हम लिखते हैं फंक्शन f such that from x to y, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द सेट x टू द सेट y, ऐसे भी बोलते हैं. फंक्शन जो वर्ड है उसको कभी कभी मैपिंग या करस्पॉन्डेंस या ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन यू कम अक्रॉस दीज वर्ड्स. The unique element small y of the second set capital Y is called the value of f at x, ये हमने देखा था, और the image of x under f. It is written as f of x, ये भी हमने देखा था. तो y is equal to f of x. किसी भी फंक्शन को तुम्हें डिनोट करना है तो यू ऑलवेज राइट y is equal to f of x. The element small x of the set capital X is called pre-image or inverse image of y. Pre-image और inverse image of y, ये डोमेन की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, प्री इमेज मतलब द सेट ऑफ डोमेन्स. ये छोटी छोटी सारी वैल्यूज जो है ना वो सारी डोमेन्स है. तो x सेट x क्या है, इज द सेट ऑफ डोमेन और द डोमेन ऑफ f. सेट y को कोडोमेन भी बोलते हैं, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया. ठीक है, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f इज कॉल्ड रेंज ऑफ f. द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ x अंडर f इज कॉल्ड रेंज ऑफ f. मतलब हमने अगर एक कोई फंक्शन का एग्जांपल लिया जिसमें सेट a टू सेट b का एक करस्पॉन्डेंस हम लोग मैप कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो सेट a है, ठीक है, लेट मी जस्ट टेक अनदर कलर सो आई कैन एम्फसाइज. ये जो सेट a दिख रहा है तुम्हें, दिस इज द सेट ऑफ डोमेन्स, दिस इज द सेट ऑफ कोडोमेन्स एंड दिस इज द सेट ऑफ रेंज. ये रेंज है, दैट्स इट. ठीक है, सो सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f इज कॉल्ड रेंज ऑफ f, और वो सेट को हम लोग बोलते हैं f ऑफ x. मतलब रेंज का नाम क्या है, f ऑफ x या फिर y. Thus range of the function is equal to f of x, which is equal to f of x such that for all x belonging to the set capital X, f of x मतलब क्या, the image, f of x मतलब the image or the range of the function. ठीक है, such that the input or the domain belongs to set capital X. This is a subset of y which may or may not be equal to y. अब ये लोग ये बोलना चाहते हैं, हमने यहाँ एग्जाम्पल भी देखा था कि y मतलब सेकेंड सेट, सेकेंड सेट में 3, 11, 17, 21, 24 था, लेकिन हमारा जो सेट है रेंज का उसमें 11, 21 और 3 ही है. ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, लेकिन जो हमारा रेंज वाला सेट है वो सेट y का या सेकेंड सेट का सबसेट रहेगा हमेशा. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, तुम्हारे फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो एग्जाम्पल के हेल्प से हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा. तो अब तक तो मैं बताते आ रहा हूँ तुम्हें चीज़ें, जितना मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ. आई थिंक कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये देख के क्लियर होना चाहिए. ठीक है, बट एग्जाम्पल इसको और एम्फेसाइज करेंगे. सो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं पहले देता हूँ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक विच एवर आई एम फॉलोइंग, और उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं. तो जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो तुम्हारे माइंड में उसका एम्फेसाइज होता रह जाएगा, वो और स्ट्रांग होता जाएगा उसका फाउंडेशन. ठीक है, चलो फर्स्ट सेट है सेट x विच हैज 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स. फिर सेट y
2, 4, 6, 8, 10. Here the rule, that is F, which associates to each element small x in capital X मतलब first set, the element 2x in y is a function from x to y. इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सेट में जो भी नंबर है उसको डबल करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 2x, और वो क्या बन जाएगा एलिमेंट ऑफ सेट y, सेकंड सेट का एलिमेंट। इसका मतलब है जो तुम्हारे फंक्शन का डेफिनेशन है वो क्या है। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं यहां पे मैं लिखूंगा f of x which is equal to y, it is equal to 2x। मतलब मैंने x, इसका मतलब मेरी डोमेन को मैंने लिया, डबल किया तो मुझे रेंज मिली। डोमेन को डबल किया, रेंज मिल गई। ठीक है, तो 1 मेरी डोमेन है, उसको डबल किया, रेंज मिल गई 2। 2 को डबल किया 4, 3 को डबल किया 6, 4 को डबल किया 8। मतलब मेरा जो डोमेन वाला सेट है उसके के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई एसोसिएशन क्रिएट हो रहा है। किसमें? सेट y में, सेकंड वाले सेट में। कोई भी एलिमेंट मेरे फर्स्ट सेट का छूट नहीं रहा है विदाउट एनी एसोसिएशन। अगर छूट जाता तो इसको फंक्शन ही नहीं बोल सकते, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ही ये बोलता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, पहले सेट का हर एक एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट, a unique single element of set y, सेकेंड सेट के यूनिक सिंगल एलिमेंट के साथ फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। तभी उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तभी उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन। ठीक है, द रूल written as f of x is equal to 2x is depicted in the following diagram। मैंने बताया तुम्हें f of x is equal to 2x, सेम चीज, ये सेम रूल उन लोग ने ये डायग्राम से दिखाया है। मैपिंग बोलते हैं ना हम लोग ये डायग्राम। ठीक है, सो ये फंक्शन है। ओके ओके, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। सेट x has got a b c d e, and as you can see from that the diagram, what do you call it, Venn diagram? No, not Venn diagram, the arrow diagram, right? Arrow diagram में जो दिख रहा है that very clearly says that a is associated with p and q, b is not associated with any of the element of set y, c is associated with p and q again, d is associated with r, and e is associated with q। मतलब q के साथ there are 3 elements of set x associated। ठीक है, अब हमने जो फंक्शन का डेफिनेशन देखा था उसमें क्या की पॉइंट्स थे वो यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। क्यों ये फंक्शन नहीं है, वाई इज दिस नॉट अ फंक्शन? टू ईच एलिमेंट स्मॉल x in the set capital X there exists a unique element y, यूनिक का मतलब एक अकेला यूनिक, in the set capital Y, second set, such that y is equal to function of x। मतलब f of x में जब x की वैल्यू डालोगे तो तुम्हें एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए y। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x may be associated with the same element of y। देखो यहां पे a q के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, c q के साथ एसोसिएटेड है, वो भी ठीक है, e q के साथ एसोसिएटेड है, वो भी ठीक है, ए सी और क्यू के साथ, ए सी और ई क्यू के साथ एसोसिएटेड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज नॉट द रीजन वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज ए इज एसोसिएटेड विद पी ऑल्सो एंड ए इज एसोसिएटेड विद क्यू ऑल्सो। मतलब कोई भी डोमेन एक यूनिक रेंज से ही एसोसिएट होना चाहिए, दो से ज्यादा रेंज से एसोसिएट नहीं हो सकता। दूसरा, देयर मे एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स ऑफ वाई which are not associated with any element of x।
देयर मे एग्जिस्ट, मतलब y में कोई कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसका x के किसी एक एलिमेंट के साथ कोई एसोसिएशन नहीं, लेकिन x में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता जिसका y में कोई एसोसिएशन नहीं है। मतलब ये जो b अकेला रह गया यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है। that stops, that and few other things stops this particular relation from set x to set y from being a function। ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। यहाँ पे x टू y एक रिलेशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन x टू y फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। अब देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये जो टाइप्स यहाँ से हम जो शुरू करने वाले हैं, ये कुछ 12th में भी कंटिन्यू होगी, तो ध्यान से इसका नोट्स ले लेना। नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर नोट्स नहीं लिए ये वीडियो वापस देखो और नोट्स ले लो। ऑन टू फंक्शन, a function f from x to y is said to be onto or surjective if and only if every element in y is an image of at least one element in x। मतलब सेकेंड सेट में y में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। हर एक की कोई ना कोई एक प्री इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट y का किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ सेट x की इमेज होना चाहिए। every element in y is an image of at least one element in x। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, x है a b c d, y है p q r। ठीक है, फंक्शन फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड एज f of a इज इक्वल टू f of c इज इक्वल टू p। देखो a p से एसोसिएटेड है, c भी p से एसोसिएटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो डोमेन एक रेंज से एसोसिएटेड हो सकते हैं, लेकिन एक डोमेन दो रेंज से एसोसिएट नहीं हो सकता। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, बी क्यू से एसोसिएटेड है। एफ ऑफ डी इज इक्वल टू आर, डी आर से एसोसिएट है। मतलब ये एक फंक्शन है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू मतलब हर एक एलिमेंट सेट y का या सेकेंड सेट का प्री इमेज रखता है या किसी ना किसी डोमेन से कनेक्टेड होता है, तो उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। सेकेंड वाला जो है वो है इनटू फंक्शन। इनटू मतलब किसी एक एलिमेंट ऑफ सेट y का कोई प्री इमेज नहीं होता, वो किसी डोमेन से कनेक्टेड नहीं होता। यहां पे देखो डी बेचारा अकेले रह गया, तो इसको इनटू फंक्शन बोलेंगे। वन वन फंक्शन, every element in set x is having a unique and different image। कोई भी दो डोमेन की एक रेंज नहीं होगी, कोई भी दो डोमेन की एक रेंज नहीं होगी। देखो फंक्शन तो तभी भी कहलाएगा, दो डोमेन की अगर एक रेंज है फंक्शन तो तभी भी कहलाएगा। फंक्शन कब नहीं होगा? जब एक डोमेन की दो रेंज हो। ठीक है, लेकिन वन वन फंक्शन एक यूनिक टाइप का फंक्शन है जिसमें हर एक डोमेन की एक यूनिक रेंज है। हर एक डोमेन एक यूनिक रेंज से एसोसिएटेड है। इसका नाम है वन वन फंक्शन, और इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव, याद रखना नाम, वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। if and only if different elements of x have different images in y, different images in y, मतलब हर एक डोमेन का एक यूनिक इमेज या यूनिक रेंज होना चाहिए। अगर फंक्शन वन वन नहीं है, ये तो दोनों वन वन फंक्शन है जैसा दिख रहा है हमें एरो डायग्राम से, लेकिन इफ द फंक्शन इज नॉट वन वन, देन वी कैन कॉल इट मैनी वन। वी कैन कॉल इट मैनी वन। ठीक है, तो यहाँ पे तो वन वन फंक्शन है। कैन यू टेल अबाउट दिस फंक्शन, इज इट वन वन और मेनी वन? ये ऑन टू तो है ही, लेकिन ये वन वन है या मेनी वन? ये वन वन नहीं है, ये मेनी वन है। मेनी वन इसलिए है बिकॉज यहाँ पे ए और सी दोनों पी से एसोसिएटेड है। मेनी वन, ए एंड सी मेनी, पी वन, है ना? तो ये मेनी वन, वन वन का एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है, तो पहला टाइप का फंक्शन क्या था? ऑन टू फंक्शन, जिसमें कोई भी
एलिमेंट सेट y का या सेकंड सेट का बिना प्री इमेज के नहीं होता। मतलब हर एक एलिमेंट सेट y का किसी ना किसी डोमेन से एसोसिएटेड होता ही है, उसको ऑन टू बोलते हैं। और वन वन में हर एक एलिमेंट of set X, first set, is associated with a unique and different elements of set Y. Many one देखो, इसको डिफाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो मैनी वन ही होगा। मैनी वन का मतलब ये भी हो सकता है कि देयर कैन बी सेम इमेज ऑफ two or more domains. There can be same image, same range of two or more domains. फंक्शन तो होगा ही वो, बट मेनी वन होगा। एरो डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आता है। 1 और 2 दोनों ए से कनेक्टेड है, 3 और 4 दोनों बी से कनेक्टेड है। मेनी वन, 1-1 correspondence. A function f from x to y is said to be 1-1 correspondence or bijective if and only if f is both 1-1 and onto. जब f 1-1 भी होगा और onto भी होगा तो उसको क्या बोलेंगे पता है? इंजेक्टिव भी होगा, सर्जेक्टिव भी होगा। देखो ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव है, ये शायद मैंने यहाँ पे यस मैंने बताया था, सर्जेक्टिव है। और 1-1 इंजेक्टिव है, और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों एक साथ भी हो सकता है फंक्शन। ये देखो यहाँ पे कोई भी ऐसी इमेज नहीं है जिसका कोई प्री इमेज या डोमेन ना हो। हर एक एलिमेंट ऑफ सेट वाई सेट एक्स से किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है, और सेट एक्स का हर एक डोमेन का एक यूनिक रेंज है, डिफरेंट इमेजेस है, सारी प्री इमेजेस की डिफरेंट इमेजेस है। मतलब ये 1-1 भी है और ये ऑन टू भी है, इसलिए इसको बोलते हैं 1-1 करस्पॉन्डेंस या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव नाम याद रखना। तो अगर कोई फंक्शन 1-1 भी है ऑन टू भी है तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल पहला वाला हमने देखा, बताओ ये वाला क्या है? what about this? Is it 1-1? Is it 1-1? पॉज करके बताओ, इज इट 1-1? यस, 1-1 तो है ये, ठीक है। इज इट ऑन टू? इज इट ऑन टू? नहीं, ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि अगर तुम ऑन टू की डेफिनेशन देखो तो हर एक इमेज का एक डोमेन होना ही चाहिए, एसोसिएशन। बट यहाँ पे एस का किसी के साथ एसोसिएशन नहीं। तो ये क्या है? ये 1-1 है लेकिन ये ऑन टू नहीं है। मतलब क्या ये बाइजेक्टिव है? क्या ये बाइजेक्टिव है? नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ए और सी दोनों पी के साथ एसोसिएटेड है, एस किसी से एसोसिएटेड नहीं। क्या ये 1-1 है? क्या ये 1-1 है? नहीं है। क्या ये ऑन टू है? नहीं है। क्या ये बाइजेक्टिव है? नहीं है। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? इज दिस अ फंक्शन एट ऑल? यस, इट इज अ फंक्शन। इट इज अ मेनी वन फंक्शन। मेनी वन इनटू, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेनी वन कॉमा इनटू। मेनी वन और इनटू है। 1-1 नहीं है इसलिए मेनी वन है, और ऑन टू नहीं है इसलिए इनटू है। और बाइजेक्टिव नहीं है ये, क्योंकि बाइजेक्टिव तभी होता है जब 1-1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये मेनी वन है। ये मेनी वन है, डेफिनेटली मेनी वन है। क्यों मेनी वन है? ये मेनी वन इसलिए है क्योंकि ए, सी और डी तीनों क्यू से एसोसिएटेड है, और बी पी से एसोसिएटेड है। और ये क्या है? और ये ऑन टू भी है। ऑन टू इसलिए क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट सेट वाई में नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। हर एक रेंज एक पर्टिकुलर डोमेन से एसोसिएटेड, रेंज का हर एक सेट। अच्छा, अभी ये कुछ इनइक्वालिटीज के रूल है, हर एक रूल को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो रूल्स है ना, इससे हम लोग डोमेन और रेंज ढूंढ पाएंगे। तो ये रूल्स तुम्हें लिख लेना है, और लिख के ना कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ना इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। यू कैन टेक एनी रैंडम एग्जाम्पल्स, ठीक है।
सपोज एल एक नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मॉड ऑफ एल, मॉड ऑफ एक्स हमेशा अच्छा, आई एम सॉरी, सॉरी टू हैव यू नो not phrased it properly. I will phrase it properly. If L is greater than 0, then mod of x smaller than L means, mod of x is smaller than L means, अच्छा L कोई एक पॉजिटिव नंबर है, सपोज L है 5, L ग्रेटर देन 0, तो L की वैल्यू हम लोग लेते हैं 5, तो मॉड ऑफ x अगर 5 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू -5 से बड़ी है और 5 से छोटी है, x की वैल्यू -5 से बड़ी है और 5 से छोटी है। देखो हमारा जो नंबर था वो था 5, एक रिलेशन हमें जो दिया है इनइक्वालिटी का वो है मॉड ऑफ एक्स। तुम्हें पता है ना मॉड का मतलब क्या है, ये मॉड जब आता है ना, मॉड इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस फंक्शन भी बोलते हैं, ये एक टाइप का फंक्शन है। सो मॉड्यूलस फंक्शन का खासियत ये है कि कोई भी नंबर तुम अंदर लिखोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर मॉड ऑफ -5 लिखा तो वो 5 बन जाएगा, अगर मॉड ऑफ 5 लिखा तो 5 ही रहेगा, मॉड ऑफ 0 लिखा तो 0 ही रहेगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव एज इट इज रहेगा, 0 एज इट इज रहेगा। ये कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने मॉड्यूलस के, मॉड्यूलस फंक्शन के, ठीक है। अब मॉड्यूलस के कुछ रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या बोलते हैं, अगर मॉड ऑफ अ नंबर इज स्मॉलर देन 5, 5 हमारा एक रैंडम नंबर हमने ले लिया है, यहाँ पे एल लिया है क्योंकि इसको अच्छे से समझना है, इसलिए एल की जगह हम 5 ले रहे हैं। अगर एक नंबर को मॉड करूं फिर भी वो 5 से छोटा ही रहता है, ठीक है, तो वो नंबर -5 से तो बड़ा होगा लेकिन 5 से छोटा होगा, मतलब वो नंबर -5 और 5 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि इस नंबर को मैं मॉड करूंगा तब वो 5 से तब जाके वो 5 से छोटा होता है, ठीक है। अगर मॉड नहीं करूंगा तो, अगर मॉड नहीं करूंगा मैं, सपोज x की वैल्यू है 3, 3 को मैं मॉड करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 3, 3 क्या है, 5 से छोटा है, और 3 क्या है, -5 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं -3 लेता तो, ठीक है, -3 लेता तो क्या मिलता मुझे, -3 5 से छोटा है, -3 -5 से बड़ा है, -5 से बड़ा है -3, समझा। कोई भी मॉड में नंबर हमारे गिवन नंबर से अगर छोटा है तो वो हमेशा हमारे गिवन नंबर के नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव ऑफ द गिवन नंबर के बीच में एग्जिस्ट करेगा, यही है इसका मीनिंग। इफ L is greater than 0 then mod of x smaller than L means that x is greater than -L and smaller than L। अच्छा if L is greater than 0 then mod of x smaller than equal to L means x is greater than equal to -L and smaller than equal to L, ठीक है। अब यहां पे क्या किया है, सिर्फ यहां पे x mod of x is smaller than equal to की साइन डाली, तो यहां पे भी स्मॉलर देन इक्वल टू की, सिर्फ नीचे यहां पे एक स्मॉलर देन इक्वल टू की साइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इफ L इज ग्रेटर देन 0 देन x माइनस a मॉड ऑफ x माइनस a स्मॉलर देन L मीन्स, अगर L कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो x माइनस मॉड ऑफ x माइनस a स्मॉलर देन L का मीनिंग क्या हो जाएगा, a माइनस L is smaller than x and a plus L is greater than x। मतलब तुम्हें ये जो a है ये नंबर और L, इसको जब तुम ऐड करोगे L के साथ तो ये हमारे गिवन नंबर x से बड़ा हो जाएगा, अगर a में से L को माइनस करोगे तो हमारे गिवन नंबर x से ये नंबर छोटा हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला ना तुम्हें याद रखना है। नाउ यू हैव टू टेक एग्जाम्पल एंड यू हैव टू सी कि हम अगर x माइनस ए ऐसा कुछ लिखते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, L ग्रेटर देन 0 है
तो एल की जगह हम ले लेते हैं 5, ए की जगह हम ले लेते हैं 2। ठीक है, सो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए स्मॉलर देन एल का मीनिंग क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज स्मॉलर देन 5। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा कि x की वैल्यू किससे बड़ी है? a माइनस एल से। a माइनस एल क्या हो जाएगा? -3। अच्छा, x की वैल्यू किससे छोटी है? a प्लस एल से, मतलब 7। तो x -3 और 7 के बीच में होगा। अब ये तुम जब प्रूव करने जाओगे कि ये कैसे, इसको प्रूव कैसे किया, ये कैसे आया इसका आंसर, तो तुम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ नंबर्स को लेके देख सकते हो कि अगर मैंने कोई भी एक नंबर लिया और उसमें से 2 को माइनस किया और तब जाके ये 5 से छोटा होता है नंबर, तो मतलब हमारा जो नंबर है वो -3 हो सकता है मिनिमम। क्योंकि जब मैं -3 -2 करूंगा यहाँ पे, -3 -2, ठीक है, तो ये हो जाता है -5, एंड -5 इज स्मॉलर देन 5। डेफिनेटली ट्रू है, -5 तो स्मॉलर देन 5 ही है। ये सिर्फ मैं इस अंदर वाले नंबर की बात कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ अंदर वाले, मॉड नहीं लिया है मैंने सिर्फ अंदर वाले नंबर की बात की। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मतलब अगर मैं x की जगह मैं लेता हूं -3 और -3 को मैं ऐड कर दूं 5 के साथ, ठीक है, -3 a प्लस एल बोला है उन्होंने, a प्लस एल। 2 + 5 करना है, तो 2 और 5 को मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिलता है 7। 7 इज ग्रेटर देन 5, मेक सेंस। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर लेके यू कैन मेक सच रिलेशंस, एंड ऑल दीज रिलेशंस विच आर मेंशन्ड ओवर हियर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हम लोग यूज करेंगे जब रेंज और डोमेन, डोमेन हम लोग खास करके जब ढूंढेंगे, डोमेन और रेंज दोनों, दोनों में कहीं ना कहीं ये सारे इनइक्वालिटीज का यूज आता है। ठीक है, सो बी वेरी मच अवेयर अबाउट दीज। ओके, सो दिस वन, यहाँ पे सिर्फ स्मॉलर देन इक्वल टू की साइन। ओके, ये फर्स्ट वाला आइडेंटिटी याद है तुम्हें? मॉड ऑफ एक्स स्मॉलर देन एल, यहाँ पे उसका उल्टा दिया है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एल, देन एक्स विल बी स्मॉलर देन -एल और इट विल बी ग्रेटर देन एल। ठीक है, और फिर सेम आइडेंटिटी में मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल करके वो लोग ने सिर्फ इक्वल टू की साइन को यहाँ पे ऐड ऑन किया है, और कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, उसके बाद है कुछ बाइनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक का जो तुम्हारा फैक्टराइजेशन होता है, उस फॉर्म में अगर तुम्हें इनइक्वालिटी मिलती है तो व्हाट वुड यू राइट? तो यहाँ पे दिया है एक्स माइनस अल्फा ब्रैकेट एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज स्मॉलर देन 0। अगर ये तुम्हें दिया है, इट मीन्स दैट एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। डू यू रिमेंबर व्हाट इज दिस? दिस इज इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन याद है ना? इंटरवल नोटेशन, इसका मीनिंग क्या है? क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल? मतलब अल्फा इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? अल्फा इंक्लूडेड, अल्फा और बीटा दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे इसमें। ठीक है, अल्फा और बीटा के बीच में एक्स की वैल्यू होगी अगर ऐसा केस आता है तो। लेकिन अगर स्मॉलर देन इक्वल टू आता है तो अल्फा और बीटा दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, और बीटा अल्फा से ग्रेटर रहेगा। अच्छा, if x minus alpha multiplied by x minus beta is greater than 0, so x will not belong to alpha comma beta close interval। ठीक है, क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल, शायद ओपन इंटरवल करेक्ट। अल्फा और बीटा नहीं है, बट एक्स उससे बिलोंग भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ यूजफुल रिजल्ट्स है, इसको प्लीज एग्जांपल्स के साथ लिख लो, तुम्हें आगे काम आएंगे। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन आएगा, इसलिए लिखा हुआ है। Domain, codomain, and range. Let x and y be two non-empty sets and function f be defined from x to y. The set of all possible real numbers
x for which f of x is a real number is called domain of the function f, and this is usually denoted by d of f. तो यहाँ पे डोमेन की जो डेफिनेशन दी है दैट इज इन कंटेक्स्ट विथ रियल नंबर्स. ठीक है, अब फंक्शन का डेफिनेशन तो हम समझ गए, बट नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन रियल फंक्शंस. ठीक है, हुज वैल्यूज ऑफ डोमेन्स एंड रेंज विल बी रियल वैल्यूज. ठीक है, the set of all possible real numbers x, the set of all possible real numbers x for which f of x is a real number, the set of all possible real number x for which f of x is a real number is called the domain of function f, and this is usually denoted by d of f. अगर मैं x की वैल्यू भी रियल नंबर लेता हूं तो f of x की वैल्यू मतलब जो रेंज है वो भी रियल वैल्यू मिलती है. तो ऐसे केस में जो रियल वैल्यू हमने x की वैल्यू ली थी, x की वैल्यू हमने जो रियल नंबर डाला था वो रियल नंबर डोमेन हो जाए. सो डोमेन ऑफ द फंक्शन at df, domain of the function f df is a set of x, set of all elements x such that x belongs to real number, such that x belongs to real number and x f of x also belongs to real number. f of x also belong. यहाँ पे st क्यों लिखा है? such that का शॉर्ट फॉर्म तो नहीं होना चाहिए. x belongs to real number for all f of x or such that f of x is equal to also real number. ठीक है, इसमें जो सेट y है is the कोडोमेन ऑफ द फंक्शन f, मतलब जो तुम्हारे रेंज का सेट रहेगा उसको कोडोमेन बोलेंगे. एंड द सेट इमेजेस f of x, दैट इज वो सेट y की जो इमेजेस है, जो डोमेन से करस्पॉन्डिंग इमेजेस है, एसोसिएटेड इमेजेस, दैट इज ऑल एलिमेंट स्मॉल y फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन. ठीक है, दिस इज यूजुअली डिनोटेड बाय आर एफ. तो दो सिंबल हमने यहाँ पे पढ़े. डी एफ, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? डोमेन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन. और आर एफ क्या है? रेंज ऑफ द फंक्शन. रेंज का सेट क्या होगा? रेंज इज अ सेट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ डोमेन. जो एक्स डोमेन से बिलोंग करता है उस x को अगर हम f ऑफ x में डालें तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी तुम्हारी रेंज. और ऐसे सारे रेंज के सेट बनाओगे तो तुम्हें आर एफ मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन का पूरा सेट मिल जाएगा. सिर्फ एक ही चीज वापस पूछना चाहता हूं मैं, कोडोमेन क्या है पता चला? जो पूरा सेकंड सेट है, सेट y, उसको कोडोमेन बोलते हैं. कोडोमेन के अंदर रेंज हो सकती है, कभी कभी कोडोमेन ही रेंज होती है, कोडोमेन और रेंज इक्वल होती है. मतलब सेकंड सेट में सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड होते हैं किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ सेट ए या फर्स्ट सेट या डोमेन के सेट के साथ. ठीक है, तो सेकंड सेट को कोडोमेन बोलते हैं. उसमें से जो इमेजेस है उनके सेट को हम रेंज बोलते हैं. डोमेन ऑफ द फंक्शन का जो सेट है उसको हम लोग डी एफ से डिनोट करते हैं. रेंज ऑफ द सेट, रेंज ऑफ द फंक्शन के सेट को हम लोग आर एफ के सिंबल से डिनोट करते हैं. Definitions and graph. Constant function. A function f defined by f of x is equal to c for each x belonging to R, where c is some real constant, is called constant function. इसका मतलब क्या है? अब ना बहुत थोड़ा सा ध्यान दे देना यहाँ पे. वी आर गोइंग लिटिल टेक्निकल नाउ. And also I'll be showing you the graphs of the function on my graphing calculator. So just hold on. Okay, so can you see a graph page? And last year you might remember कि मैंने ये graphing calculator पे भी कुछ questions करवाए थे तुमसे. So I'm going to show you how functions look like on graph, because
यू हैव बीन इनडायरेक्टली स्टडिंग फंक्शन सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ। अभी क्योंकि हमने इसको नया नाम दे दिया है फंक्शन, तो तुम्हें लग रहा है ये नया है कुछ। ठीक है, तो पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन में हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो, मुझे वाई की वैल्यू जो मिलेगी वो एक कांस्टेंट ही मिलेगी। एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो, वाई की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, चलो ऐसा एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं। एक एक टेबल डालते हैं, यहाँ पे टेबल डालते हैं। मैंने क्या बोला, एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो। चलो एक्स की वैल्यू में डालता हूँ -1। वाई की वैल्यू मुझे कांस्टेंट मिलेगी, कांस्टेंट में डालता हूँ 3। ठीक है, फिर से एक्स की वैल्यू में डालता हूँ -4, और फिर से वाई की वैल्यू मुझे मिलती है 3। फिर से एक्स की वैल्यू में डालता हूँ 7, वाई की वैल्यू मुझे मिलती है 3। ठीक है, फिर से x की वैल्यू मैं डालता हूँ 15, और y की वैल्यू मुझे मिलती है, सॉरी मैंने 25 डाला, 15, और y की वैल्यू मुझे मिलेगी 3। समझ में आ रहा है कुछ, व्हाट इज हैपनिंग? मैं कोई भी वैल्यू डालूं, कोई भी वैल्यू मैं डालूं किसकी, x की, तो मुझे y की जो वैल्यू मिलती है दैट इज हाउ मच, दैट इज 3 ओनली। मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन, ये फंक्शन में जो आउटकम है या जो रेंज है वो y है। याद रखना ये वाली रेंज है, ये y जो है ना ये रेंज है, और डोमेन क्या है, x। कोई भी डोमेन के लिए ये फंक्शन की वैल्यू मतलब रेंज एक ही होगी। तो ये कौन सा टाइप का फंक्शन होगा बताओ? ये होगा मेनी वन फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन एक मेनी वन फंक्शन होता है। ठीक है, अब इस फंक्शन का तुम इक्वेशन जानते हो क्या है? इस फंक्शन का इक्वेशन है x इक्वल्स 3, नहीं y इक्वल्स 3, आई एम सॉरी, y equals 3. This is the this is the equation of the function. This is the equation of the line. I'm sorry. This is the equation of the line. यहाँ पे क्या किया मैंने x की कोई भी वैल्यू ली, लेकिन मुझे y की जो वैल्यू मिलती है वो कैसी मिलती है, कांस्टेंट, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है ये, राइट। देखो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन का शेप कैसा दिखा है। कांस्टेंट फंक्शन is always, the graph of the constant function is always parallel to x-axis. ठीक है, graph is a straight line parallel to x-axis at a distance c units from it. X is equal to c was our definition of the function. The portion of the graph when c is greater than 0 is as shown in the adjoining figure. The figures when c is smaller than equal to 0 may also be shown. ठीक है, here the range is c and f is a many one function. The range is always c. रेंज में एक ही एलिमेंट आएगा c। c मतलब जो हमने जो एग्जांपल लिया वहां पे रेंज में कौन सा एलिमेंट था, 3। ठीक है, so this is basically which function, this is a constant function in nature it is many one। याद रखना पहला टाइप का कांस्टेंट तुमने फंक्शन देखा तुमने। सेकंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स जब जीरो होगा तो उसको हम बोलते हैं जीरो फंक्शन। और जीरो फंक्शन का ग्राफ क्या है पता है, एक्स एक्सिस। तुम्हें देखना है जीरो फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा। चलो इसको हटा देते हैं। जीरो फंक्शन का ग्राफ मतलब एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, सॉरी जीरो। किधर आया तुम्हारा, ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है तुम्हें, कहां पे ग्रीन कलर की लाइन, एक्स एक्सिस पे। मतलब तुम्हारा जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो या फिर जीरो फंक्शन, इसका मीनिंग क्या है पता है, तुम x की कुछ भी वैल्यू डालो, y की वैल्यू हमेशा तुम्हें जीरो मिले। जैसे कांस्टेंट फंक्शन था ना वैसा ही है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस नहीं है, ये y एक्सिस ही है, इटसेल्फ इट इज y एक्सिस। तो जीरो फंक्शन है तुम्हारा, तुम नोट कर रहे हो ना ये सब। जीरो फंक्शन तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस, खुद एक्स एक्सिस।
तुम्हारा रेंज क्या हो जाएगा, 0। और ये मैनी वन है, मैनी वन क्यों, क्योंकि तुम कोई भी डोमेन ले लो रेंज हमेशा 0 रहेगी। थर्ड है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तुम कोई भी डोमेन ले लो, तुम्हारी रेंज डोमेन से इक्वल ही होगी। तुम डोमेन को एक्स ले लो, रेंज भी एक्स होगी। तुम डोमेन को 2 ले लो, रेंज भी 2 होगी। ठीक है, उसका टेबल कैसे बनेगा देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं फिर से। अगर मैंने x को 1 लिया, ठीक है, तो y भी 1 आएगा। अगर मैंने x को 2 लिया तो y भी 2 आएगा। अगर मैंने x को 3 लिया तो y भी 3 आएगा। अगर मैंने x को -5 लिया, ठीक है, तो y भी -5 आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मतलब सेम चल रहा है सब कुछ, है ना। इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा f of x इज इक्वल टू x, है ना। f of x इज इक्वल टू एक्स। या फिर तुम बोलोगे सर ये नहीं, हम लोग दूसरा एक इक्वेशन लिखेंगे, इस इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखेंगे, x इज इक्वल टू वाई। सेम थिंग, you call it x is equal to y, you call it f of x is equal to x, it will be identity function। मतलब x और y की वैल्यू हमेशा सेम, जो डोमेन है वही रेंज। ठीक है, तो ये कौन से टाइप का फंक्शन होगा, कौन से टाइप का फंक्शन होगा ये होगा 1 1 फंक्शन, और ये होगा ऑन टू फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इज 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसके बाद है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। वाओ, मॉड्यूलस फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने एब्सोल्यूट के कुछ रूल्स यहाँ पे देखे थे। एब्सोल्यूट वैल्यू है मॉड, मैंने बोला था इसको मॉड्यूलस, इसके रूल्स हमने कुछ देखे हैं। चलो इसके बारे में और पढ़ते हैं, और इसका ग्राफ भी देखना है हमको कैसा है। A function f is defined by f of x is equal to mod of x, where mod of x is equal to x when if x is greater than equal to 0, or minus x if x is smaller than 0 is called an absolute value function। चलो इसको हम लोग प्लॉट करके चेक करते हैं, ठीक है, कैसा दिखता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, मॉड का साइन यहां से मिल जाएगा कहीं से, ये रहा मॉड ऑफ x। ठीक है, मॉड ऑफ x बन गया। तुम बोले कहां पे, ये रहा, ये क्या है, यही तो है मॉड फंक्शन का शेप। तुम बोलोगे ऐसा कैसा शेप आ रहा है इसका, देखो मॉड ऑफ x का मतलब क्या है, मॉड ऑफ x का मतलब है तुम x की कोई भी वैल्यू लो, तुम्हें जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। आंसर हमेशा मतलब y जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। y या फिर f ऑफ x है मॉड ऑफ x, x की कुछ भी वैल्यू ले लो y पॉजिटिव मिलेगा, वही नंबर पॉजिटिव बन के आ जाएगा। ठीक है, चलो सपोज मैं लेता हूं यहां पे ये पॉइंट, मैं लेता हूं ये पॉइंट, एक मिनट, सॉरी मैं यहां पे लिखता हूं वो पॉइंट का नंबर। पॉइंट में लेता हूं 2, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू भी मुझे मिली 2। सही है, 2,2 दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, इसको पॉइंट ए नाम दे देता है। चलो ठीक है, 2,2 ही रखो। ठीक है, इसमें क्या हुआ, x की वैल्यू हमने 2 ली तो y भी हमें 2 मिला, तो ये तो आइडेंटिटी फंक्शन जैसा हो गया। नहीं, आइडेंटिटी फंक्शन कहां जाता है पता है तुम्हें, आइडेंटिटी फंक्शन if you want me to show you identity function, let me write over here ना, x is equal to y। कहां जा रहा है आइडेंटिटी फंक्शन, रेड वाला, वो जा रहा है तुम्हारे थर्ड क्वाड्रेंट में। और मॉड्यूलस फंक्शन वो एक्स एक्सिस से नीचे जाता ही नहीं है, क्योंकि y की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, और एक पॉइंट लेते हैं हम लोग, एक पॉइंट लेते हैं -4। -4 अगर मैं डालूं टेक्निकली, -4 अगर मैं डालूं टेक्निकली वैल्यू, तो
मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, मॉड होके +4 मिलना चाहिए। देखते वो हमारे ग्राफ पे लाई करता है कि नहीं। यस, करता है। -4,4 हमारे ग्राफ पे लाई करता है। इसका मतलब क्या है कि मैं कोई भी वैल्यू डालता हूं एक्स की, पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर, वो हमें पॉजिटिव होके ही मिलता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। शेप समझ में आया एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का? ये सब मैं धीरे धीरे बता रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट टेक नोट ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद हम लोग जा सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे। बट टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पूरे 11th और 12th में तुम्हें फंक्शन से ही डील करना है। तुम्हें अगर लिमिट्स ढूंढनी है तो फंक्शन पता होना चाहिए क्या है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर काम करना है। फिर तुम्हें इनवर्स ढूंढना है किसी फंक्शंस का, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कैसे ढूंढते हो 12th में हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हमें काम करना है। फिर हमने डिफरेंशिएट करना है तो फंक्शन पता होना चाहिए। फिर हमें इंटीग्रेट करना है तो किसको करना है इंटीग्रेट, फंक्शन को। इसलिए फंक्शन की जो टाइप्स है उसको बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन में डोमेन क्या है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। प्लीज नोट करना इसको। मॉड्यूलस फंक्शन में डोमेन क्या है, कोई भी रियल नंबर ले लो तुम, कोई भी रियल नंबर। लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। 0 इंक्लूडेड, इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। मैंने उल्टा बोला, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब 0 इंक्लूडेड है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज इंटरवल, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज्ड इंटरवल, याद है ना। और राउंड ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल, मतलब इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। तो 0 टू इंफिनिटी का मतलब क्या है, 0 टू इंफिनिटी का मतलब है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स हमारी रेंज होंगी। रेंज जो मतलब जो हमें आउटकम मिलेगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तुम कोई भी रियल नंबर डालो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, आउटकम वही रियल नंबर मिलेगा, बट इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एंड दैट इज योर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन। ये उसका ग्राफ जैसे हमने बताया वैसा ही है ग्राफ, इसलिए मैं ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। और ये तुम देख रहे हो मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन डू होल्ड। द फर्स्ट वन, square root of x square, square root of x square or square root of any number is mod of x for all x belonging to set of real number। ये जो तुम देख रहे हो ना उल्टा a, उल्टा ए नहीं है, ये ऐसा है और फिर ये सिंबल, ये थोड़ा लाइन ऐसा बाहर जाता है। जस्ट अ मोमेंट, ऐसा। ये है फॉर ऑल, मैंने बताया था सेट्स में भी बताया होगा, मैं खुद भूल जाता हूँ बार बार इसको। फॉर ऑल मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स मतलब याद रखना हमेशा, मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस एक्स। देखा था ना हमने प्लस माइनस एक्स, कहाँ पे देखा था, ये देखो प्लस माइनस एक्स। प्लस एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है, माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 से स्मॉलर है। तो मॉड ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, प्लस माइनस एक्स। ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, ये आर रियल नंबर होता है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज है, जरा समझ लो। अगर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू ए स्क्वेयर से छोटी है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू सपोज ये एक्स स्क्वेयर है 4 स्क्वेयर, इट इज डेफिनेटली स्मॉलर देन 3 स्क्वेयर। ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, मॉड ऑफ एक्स इज स्मॉलर देन ए। मॉड ऑफ एक्स मतलब मॉड ऑफ 4, मॉड ऑफ 4 इज स्मॉलर देन, मॉड ऑफ 4 इज स्मॉलर देन ए। ए का मतलब क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि सर ये कैसे आपने, अच्छा ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर है पहले ही बोल दिया है। लेट मी राइट इट, थोड़ा सा इसको प्रॉपरली लिखते हैं ना यार। 16 इज स्मॉलर देन 3 स्क्वेयर। अब तो सही है ना, 3 स्क्वेयर
3 स्क्वायर का रूट मैंने 3 ही लिखा, -3 नहीं लिख सकते, बिकॉज ए और बी, मतलब ए की वैल्यू मैंने 3 ली थी, तो ए और बी तो पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, बी यहाँ पे नहीं दिया है, ये सिर्फ एक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मॉड ऑफ 4 स्मॉलर देन 3 होगा। और इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे लिखा है इसका मीनिंग कि एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब जो तुम्हारा 4 है, द नंबर 4 विल बी स्मॉलर देन ए, ओके, स्मॉलर देन ए स्क्वेयर एंड ग्रेटर देन -a। हे, मैंने यहां पे ही उल्टा लिखा है क्या, मैं भी बकवास कर रहा हूँ। ये देखो 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 देखो, रुको जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि तुम और एग्जांपल क्रिएट कर सको। अच्छा, मैं लिखने वाला था कि 9 इज स्मॉलर देन 4 स्क्वायर। हाँ, अब सही है, 9 इज स्मॉलर देन 4 स्क्वायर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है, इट इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एक्स इज स्मॉलर देन ए। मॉड ऑफ एक्स मतलब क्या, मॉड ऑफ, अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिया, 9, तो मॉड ऑफ एक्स कितना जो हो जाएगा, मॉड ऑफ 3, सॉरी, मॉड ऑफ 3, मॉड ऑफ 3 विल बी स्मॉलर देन 4 स्क्वायर की जगह 4 लिखता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स जो हमारा 3 है, इट इज स्मॉलर देन 4 एंड इट इज ग्रेटर देन -4। वो -4 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, सो दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। वैसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी, 1 1 -2 2 ऐसे करके लिखा है वो लोगों ने, तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है मॉड्यूलस की, इसको प्लीज एक बार ध्यान में रख लेना। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज है शायद आगे, नहीं, इतनी है, इतनी याद रखोगे तो बहुत है। ठीक है, सो मैंने आज तुम्हें कहां तक पढ़ाया, मैंने तुम्हें आज पढ़ाया मॉड्यूलस फंक्शन। कल हम सिग्नम फंक्शन से आगे जाएंगे। सिग्नम फंक्शन याद रखना, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज लिखनी है तुम्हें सारी एग्जांपल्स के साथ, हर एक के एक एक, मैंने जैसे एग्जांपल बनाया ना वैसे तुम भी एग्जांपल बनाओ और मुझे भेजो, ये सारी नोट्स मुझे भेजो आज करके। ठीक है, और ये यूजफुल रिजल्ट्स, इसमें भी मॉड के और इनक्वालिटीज के कुछ रिजल्ट्स हैं, इसको प्लीज मुझे भेजो। ठीक है, सो आई होप दैट आप लोग काफ़ी सीखे हो, काफ़ी सारी चीज़ें आज, आ, इसको थोड़ा सा अप्लाई करो। ठीक है, नोट्स बनाओ इसकी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।